आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पे। चलिए आज हम लोग हिट का जो पार्ट 2 सेक्शन है, पहला पार्ट हम लोग देख चुके थे, हम लोग उसको प्रारंभ करेंगे। अभी चूंकि लगातार परीक्षा का समय जो लगातार चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको जरूर हिट से 2 क्वेश्चन लगभग एग्जाम में रहते हैं। तो आज हम लोग जो पार्ट 2 अभी स्टार्ट करेंगे, उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, पूरा कंसेप्ट से भरा होगा। तो चलिए आप सभी लोग हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, बढ़िया से देख पा रहे हैं, तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, एक एक अंगूठा दबा दीजिए, हम लोग इस कड़ी को आगे की ओर बढ़ाएं और सभी लोग इसके लिंक को अपने एक एक मित्र के पास भेज दीजिए ताकि सभी लोग इसके साथ एनर्जी से एकदम जुड़ सके। तो चलिए लगातार आपका हम देख पा रहे हैं कमेंट्स को, वेरी गुड। चलिए बहुत ही बढ़िया, लगातार सभी लोग एकदम पूरे सभी लोग एकदम जोश और ऊर्जा के साथ एकदम आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग आज हिट के कड़ी को प्रारंभ करते हैं। हिट में आज पिछले क्लास में हम लोग देखे थे उष्मा और ताप, हिट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, इस समय बदलने के लिए हम लोग सोच चुके थे। उसके बाद हम लोग उष्मीय प्रसार भी पिछले क्लास में देख चुके थे। अब आज के क्लास में हम लोग बहुत ही गंभीर सेक्शन करेंगे। एक न्यूमेरिकल का सेक्शन है, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट। पहला स्पेसिफिक हीट चलेंगे, इसको हम लोग विशिष्ट उष्मा के नाम से जानते हैं, विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट। और तब इसके बाद लेटेंट हीट की बात हम लोग चलेंगे। तो मैं चाहूंगा कि अब सभी लोग अपनी पूरी एनर्जी क्लास को समझने में लगाओ। चैट में कम से कम ऊर्जा लगा दीजिए, अपने उंगलियों को थोड़ा सा विश्राम देके उस ऊर्जा को समझने में लगा दीजिए, तो फिर बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट आपको अभी मिलेगा। चलिए देखिए, सभी लोग हमारे साथ बढ़िया से सुनेंगे। जैसे विशिष्ट उष्मा हम लोग छोड़ दें, पहले फिजिक्स के बेसिक बात को समझ लीजिए। चलिए जैसे मान लेते हैं कि आपको हमने 1 किलो बालू दे दिया, 1 किलो बालू दे दिया, और फिर आपको यही 1 केजी पानी दे दिया। दोनों आपको दिए 1 किलो बालू और 1 किलो पानी, और ये दोनों का हम टेम्परेचर इनिशियल माप लिए, ये 20 डिग्री सी दोनों है। और मैं चाहता हूं 20 डिग्री से 21 डिग्री करना, मैं चाहता हूं 20 से 21 डिग्री करना, 1 डिग्री सी ताप को बढ़ाना मैं चाहता हूं दोनों में। और दोनों को समान पावर के चूल्हा पे अगर हम चढ़ा दें तो जल्दी किसमें होगा, बालू में या पानी में? अब आप आंसर देंगे, या एक साथ होगा। हम क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या है? 1 किलो बालू और 1 किलो पानी, और दोनों का टेम्परेचर मैं चाहता हूं 20 से 21 करना, 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाना। तो आपको क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, 1 डिग्री सी जल्दी किसमें बढ़ेगा, बालू में, पानी में, या दोनों एक साथ बढ़ेगा? पहले तो आपको हमने प्रश्न दिया, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कई बच्चे पानी, बालू एक साथ, सभी तरह के आपके आंसर आए। कई बच्चे पानी में भी हैं, सैंड में भी लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। चलिए हम इसी प्रश्न का आंसर, मैं आंसर नहीं देता, मैं आपको कोशिश करता हूं कि आप खुद इतना सोचिए कि इसका आंसर आप खुद से निकाल पाए। मैं देख लिया बहुत बच्चे हमारे बालू और पानी दोनों में हैं, एक समान में भी हैं। देखिए अभी हम आपको फिर इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसी के स्टेप को अगर आप समझते हैं, मान लो गर्मी का दिन है, क्वेश्चन पर जरा गौर करना, हम क्या कहना चाहते हैं। गर्मी का दिन है और गर्मी के दिन में नदी में पानी है और इस साइड में पूरे बालू है, इधर पूरे बालू है। अब आपसे पूछे कि दोपहर में ज्यादा गर्म होगा बालू या पानी? पहले तो ये बता दो, सूर्य ज्यादा उष्मा किसको देगा? सूर्य ज्यादा उष्मा किसे देगा? पहला ये प्रश्न का आंसर बता दीजिए। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि सूर्य है, दोपहर का समय है, नदी किनारे बालू है और नदी में पानी है, सूर्य ज्यादा उष्मा किसे देगा? वेरी गुड। देखिए सभी बच्चे एक सुर में हैं कि बालू को ज्यादा उष्मा देगा। हम देख पा रहे हैं आपके आंसर को, सभी बच्चे बता रहे हैं कि बालू को ज्यादा उष्मा देगा। लेकिन आप खुद बताइए, सूर्य दोनों को समान उष्मा देगा, इसमें कोई बालू और पानी की बात नहीं है, इक्वल देगा। लेकिन उतना ही उष्मा में बालू का टेम्परेचर अधिक बढ़ेगा और पानी का टेम्परेचर कम बढ़ेगा। देखिए बात एकदम धीरे धीरे आप समझ पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया समझ पा रहे हैं। उतना ही उष्मा में बालू का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, पानी का टेम्परेचर कम बढ़ेगा। मतलब साफ है, बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम उतना ही उष्मा पानी को देंगे तो कम टेम्परेचर बढ़ेगा, बालू को देंगे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें पानी में ज्यादा उष्मा लगेगा, बालू में कम लगेगा। और बस हो गया, आंसर बिल्कुल क्लियर है। 1 डिग्री सी किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। देखिए बहुत बढ़िया से आप समझेंगे तो एकदम बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट आपको मिले। जब तक कंसेप्ट नहीं होगा आप प्रश्न अच्छा से नहीं बना पाएंगे। मैं चाह रहा हूं फिर से एक बार समझा दूं, एकांक द्रव्यमान पदार्थ का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वो पदार्थ का विशिष्ट उष्मा है, वही पदार्थ का स्पेसिफिक हीट है। तो अब आप खुद से समझ गए होंगे कि स्पेसिफिक हीट को सी से लिखते हैं। कभी भी हम हीट में सी लिखेंगे तो आप समझिएगा स्पेसिफिक हीट है, और 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा चाहिए वही स्पेसिफिक हीट है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ज्यादा स्पेसिफिक हीट बालू का होगा या पानी का होगा? जल्दी जल्दी आंसर करते चलिए। आपको क्या लगता है, ज्यादा स्पेसिफिक हीट बालू का होगा या पानी का होगा? हमें एक एक कंसेप्ट से जरूरत है। जो बच्चे हमारे साथ कंसेप्ट समझो, फिजिक्स सीखना नहीं है, सीखिए, समझिए, समझ गए बस फिजिक्स ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। फिजिक्स में रट्टा मार नहीं करना है। आपसे हमने पूछा कि 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो उष्मा रिक्वायर्ड है उसी को हम लोग विशिष्ट उष्मा कहते हैं। अब जल्दी से आप बता दीजिए, ज्यादा विशिष्ट उष्मा अगर सी से विशिष्ट उष्मा है तो ज्यादा विशिष्ट उष्मा होगा बालू का या पानी का? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। कई बच्चे बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। कई लोग मैं देख रहा हूं बालू लिख रहे हैं, लेकिन बच्चों को फिर से समझना है, 1 डिग्री बढ़ाने में जो उष्मा लगेगा वो विशिष्ट उष्मा है, और 1 डिग्री बढ़ाने में पानी में ज्यादा उष्मा लगेगा, इसीलिए पानी का विशिष्ट उष्मा ज्यादा होता है, बालू का विशिष्ट उष्मा कम होता है। अब आ जाए दैनिक जीवन के एग्जाम्पल पर, क्योंकि आपको जनरल कंपटीशन में बस वो सेटर लेके बैठा है कंसेप्ट आपके लिए, क्या आपने सीखा है? अब आप खुद समझ रहे हैं कि पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने में ज्यादा उष्मा की जरूरत होती है, इसीलिए पानी का विशिष्ट उष्मा ज्यादा होता है। ये हम लोग सीख लिए। अब यही क्वेश्चन परीक्षा में देखिए कैसे पूछेगा। परीक्षा में क्वेश्चन देगा, मोटर गाड़ी के रेडिएटर में पानी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है, रेडिएटर में पानी का प्रयोग करते हैं क्योंकि चॉइस ए पानी सस्ता होता है, चॉइस बी पानी सभी जगह आसानी से उपलब्ध होता है, सी पानी का विशिष्ट उष्मा कम होता है, और डी पानी का विशिष्ट उष्मा अधिक होता है। अब देखो क्वेश्चन दे दिया। जो बच्चे अब इस बात को समझ गए, बिल्कुल देखो एकदम सही आंसर आपका चल रहा है।
पानी का विशिष्ट उष्मा ज्यादा होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में ज्यादा उष्मा चाहिए, इसीलिए रेडिएटर में पानी का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही आपने सोचा है। ठीक इसी प्रकार से देखिए, अब कई क्वेश्चन आपको भेज होगा और इसी प्रकार से देखिए कंसेप्ट का फायदा कितना उठाना है। अब आपको क्वेश्चन दे देगा कि यदि मुंबई और पुणे एक ही अक्षांश पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन कैसे देता है। अब क्वेश्चन दे रहा है कि यदि मुंबई और पुणे एक ही अक्षांश पर स्थित है, और भी मान लो कोई शहर आपको दे देता है, भोपाल दे देता है। अब आपको कहता है कि मुंबई और भोपाल यदि एक ही अक्षांश पर स्थित है, फिर भी भोपाल में ज्यादा गर्मी क्यों होता है, मुंबई की तुलना में वहां अधिक गर्मी का कारण क्या है। अब यहाँ क्वेश्चन दे दिया, तो आपको खुद से समझना है, जो भी स्थान समुद्र किनारे होगा, पानी का विशिष्ट उष्मा ज्यादा होता है। यह न तो जल्दी ठंडा होता है और न ही जल्दी गर्म होता है, और इसी कारण से पानी के किनारे जो भी शहर होंगे वहां न ज्यादा गर्मी पड़ेगी और न ज्यादा ठंड होंगे, और इसीलिए मुंबई की तुलना में अन्य जगह कहीं भी आपको देगा तो समुद्र किनारे से वहां ज्यादा गर्मी भी होगा, ज्यादा ठंड भी होगी। तो अब हम समझते हैं कि ये कंसेप्ट आपका विशिष्ट उष्मा का क्लियर हो गया। आपने अभी सीखा बालू का विशिष्ट उष्मा कम होता है, यानी बालू का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आपने सीखा कि कम उष्मा की आवश्यकता होती है। इसीलिए भूंजा भूंजने में आप समझ पा रहे हैं, बालू का प्रयोग करते हैं। आप भूंजा भूंजने वाला को देखे होंगे, बालू में भूंजा को भूंज पाता। तो अब आप बिल्कुल ये समझ गए विशिष्ट उष्मा के इस कंसेप्ट में, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। थोड़ा इस पर हम न्यूमेरिकल की बात करें। न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार आता है, एकदम बढ़िया से सीखिएगा तो आपका स्टेप आ जाएगा। न्यूमेरिकल में हम लोग को सीखना है, पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसका विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होता है। आपसे पूछेगा कि किसका विशिष्ट उष्मा अधिक होता है, तो पानी बोलिए। और पानी का विशिष्ट उष्मा आपको ध्यान रखना है कि 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सी है, या इसी को आपको कहेगा तो 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सी है। ये नहीं भी देगा तो आपको याद रखना है। पानी का विशिष्ट उष्मा हो सकता है परीक्षा में ना दे, तो चूंकि पानी का विशिष्ट उष्मा सबसे ज्यादा होता है तो सिर्फ एक का याद रखना होगा, बाकी का होगा तो दे देगा। और आपको बढ़िया देखो, हम प्रश्न दे रहे हैं, क्वेश्चन देगा 20 ग्राम जल का ताप, 20 ग्राम जल का ताप 5 डिग्री सी से 8 डिग्री सी करने में, 8 डिग्री सी करने में कितने उष्मा की आवश्यकता होगी, कितने उष्मा की आवश्यकता होगी, कितने उष्मा की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन एकदम जो लड़के को न्यूमेरिकल नहीं बनता, मेरे साथ से 2 क्वेश्चन समझिए, 2 क्वेश्चन समझेंगे एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन केवल आपको खूब बढ़िया से समझना है। अब देखो कैसे समझना है, जब कभी भी तुम्हें जिन बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं बनता, पहले तो हम उनकी बात करें। न्यूमेरिकल नहीं बनता है तो आप पहला स्टेप क्या उठाना, अक्षर को परीक्षा हॉल में टूम टांग कर देना। हो सकता है तुमसे नहीं बने, लेकिन तुम क्या करना, सर सिखाए थे एक विधि, 20 ग्राम हमसे बने या नहीं बने, हम अक्षर खींच लेते हैं। फिर क्या है, 5 से 8 अपने से लिख देना, 5 से 8 डिग्री सी हो गया। और कभी भी आपको देगा कितना उष्मा चाहिए, उष्मा का फार्मूला mc डेल्टा t होता है। ये फार्मूला बिल्कुल दिमाग में सेट रखना। जब तुमसे कहेगा उष्मा कितना होगा, mc डेल्टा t, और अपने से कहना m मास है तो 20 ग्राम ये मास हो गया। और बस यही लाइन बाबू सीखना है। अगर यह ग्राम में होगा तो यह ग्राम वाला 1 कैलोरी होता है, अगर यह किलोग्राम में होगा तो ये 4200 जूल वाला चलेगा। ये परमानेंट वैल्यू आप याद रखना, हो सकता है परीक्षा में दे भी दे। तो अब आपको एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है कि ग्राम है तो 1 चलेगा, और डेल्टा मींस अंतर होता है। टेम्परेचर में अंतर को डेल्टा टी कहते हैं। तो खुद से सोच लिए, 5 से 8 हो गया तो अंतर 8 में से 5 गया तो 3, 20 गुना 3 60। यहाँ पे कैलोरी है तो आंसर कैलोरी होगा, अगर किलो में देता तो आंसर जूल होगा। हो सकता है हमने कैलोरी में निकाला, परीक्षा में चॉइस में जूल में दे दे, ये हो सकता है। तो आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखना है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, बस मैदान क्लियर हो गया। फिर से एक बार देखिए, अभी हम एक क्वेश्चन आपको और सिखाएंगे, उसी में आपको लगेगा कि नहीं अब हम एकदम सीख गए। न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, केवल बनाने के तरीका। जो बच्चे पकड़ लेते हैं उनका न्यूमेरिकल एकदम हो गया। प्रोसेस जो नहीं पकड़ पाते उन्हें समस्याएं होती। तो मैं अभी एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, फिर से सुनेंगे। क्वेश्चन आपको दिया है 15 ग्राम लोहा का ताप, 15 ग्राम लोहा का ताप आपको दिया है 10 डिग्री सी से 15 डिग्री सी करने में, 15 डिग्री सी करने में कितने उष्मा की आवश्यकता होगी, कितने उष्मा की आवश्यकता होगी, कितने उष्मा की आवश्यकता होगी। यदि लोहा का विशिष्ट उष्मा, लोहा का विशिष्ट उष्मा 0.6 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सी। एक क्वेश्चन देखिए, हम अभी जो प्रश्न दे रहे हैं खूब बढ़िया से मेरे साथ सीखिए, और स्टेप एक बार पकड़ लीजिएगा तो लगेगा कि वाह एकदम सीख गया। देखिए पहले हम एकदम आसानी से चल रहे हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन अगर उष्मा का देगा, कितने उष्मा की आवश्यकता होगी, एकदम ध्यान देना है सबको। तो सबसे पहला काम सोचेगा कि उष्मा को हम लोग क्यू से लिखते हैं, और क्यू का फार्मूला एक ही होता है mc डेल्टा t। बोलो m मींस द्रव्यमान है, 15 ग्राम लोहा है तो m की जगह 15 दे देंगे, गुना c विशिष्ट उष्मा है। तो आपको समझना है कि विशिष्ट उष्मा का मान 0.6 दिया है तो c का मान 0.6 दे देंगे, c 0.6 दे देंगे। और डेल्टा t ताप में अंतर है, 10 से 15 हो गया तो अंतर 15 में से 10 गया तो 5 होगी। आपको बस यही छोटी सी बात करना है, m का मान आपको 15 है, c का मान 0.6 है, डेल्टा t 15 में से 10 गया तो 5। अब अपने से बताओ, इसको दशमलव हटाएंगे तो 0 हो गया, 5 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 15 गुना 3 45। अगर एक कैलोरी दिया है तो आंसर कैलोरी होगी। हम समझते हैं कि इस स्टेप को सभी बच्चे बिल्कुल समझ लिए। थोड़ा एक स्टेप इसमें बढ़ा देंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ये स्टेप अब अगर सीख गए तो आपको लगने लगेगा कि नहीं अब न्यूमेरिकल से डर नहीं लगा, क्योंकि हिट में मेन न्यूमेरिकल के सेक्शन पूछने का ज्यादा चांस होता है। और इस स्टेप को हम चाहते हैं कि आपके पास खूब बेहतर ढंग से रखें। इसमें क्या होता है, 2 वस्तु को मिक्सिंग किया जाएगा, ठंडा और गर्म। आपको देगा ठंडा पानी में गर्म पानी मिला दिए, गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दिए, मिश्रण का ताप क्या होगा। ये एक शानदार क्वेश्चन, लेकिन ये प्रश्न उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो 2 मिनट मेरे साथ कंसेप्ट पर ध्यान देंगे। थोड़ा सा भी कंसेप्ट कम किए तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि एकदम पूरे चैट राउंड बंद करके आप इस कंसेप्ट को समझिए कि हाई लेवल क्वेश्चन को भी आप बना पाए। पहले आपको मान ले सोचे 10 डिग्री सी पर पानी है और इसमें 80 डिग्री सी पर पानी को मिक्स करना है। 10 डिग्री सी के पानी में 80 डिग्री सी के पानी को मिक्स करना है। तो आपको हमेशा समझना है कि मिश्रण का जो ताप होगा, मतलब ये दोनों को मिलने के बाद जो टेम्परेचर होगा, अगर वो x है तो समझना है कि यह x क्या है, 10 से ज्यादा होगा।
क्यों? ठंडा पानी में गर्म पानी मिला रहे, तो ठंडा से तो ज्यादा हो जाएगा। और इसीलिए टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब 10 में से x नहीं घटाएंगे, ज्यादा में से कम घटाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि x माइनस 10 टेम्परेचर का डिफरेंस हो। देखो जो बच्चे टेम्परेचर डिफरेंस समझ पाओगे वो लोग बना दो। अब जरा जल्दी देखो, अगर हम ठंडा पानी में गर्म मिलाए और टेम्परेचर x है, तो खुद से समझना है कि इसमें x ज्यादा की 80, तो 80 ज्यादा होगा क्योंकि इसको ठंडा पानी में मिला रहे हैं। तो ताप में अंतर ज्यादा में से कम घटाना, तो 80 माइनस x होगा। एक राउंड फिर से समझा रहे हैं, जब तक ये बात नहीं क्लियर होगी समझ में नहीं आएगा मेरे कल। एक बात और फिर से जरा ध्यान देना, लास्ट अटेम्प्ट आपको समझा रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि आप लोग एकदम इस बात को समझ पाएंगे। लास्ट खूब बढ़िया से सीखिए। अगर आपको हमने क्वेश्चन दे दिया, मान लो सपोज क्वेश्चन दे दिया आपको कि 20 डिग्री टेम्परेचर पर जल है और इसमें 90 डिग्री टेम्परेचर का जल मिला दिया गया, दोनों को एक दूसरे में मिक्सअप कर दिया गया, एक क्वेश्चन। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर मिश्रण का ताप x है तो यह x का मान 20 से ज्यादा होगा क्योंकि इसमें गर्म पानी मिला है, और इसीलिए टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा में से कम घटाएंगे, x माइनस 20 हो। फिर हम लोग सोचेंगे कि अगर मिश्रण x है तो 90x में कंपेरिजन करेंगे तो 90x में 90 ज्यादा होगा क्योंकि ये तो ठंडा पानी में मिला, और इसीलिए ताप में अंतर 90 माइनस x होगा। सिंपल है जी, सिंपल है। जिन बच्चों को दिक्कत लगा एक लाइन समझ लो, अगर नल में से ठंडा पानी निकाला और तसला में से गर्म पानी डाल दिया, फिर हम कह के हाथ डालो, बोलो तसला से तो जी ठंडा हो गया, नल से तो जी गर्म हो गया। यही चीज को समझा रहे हैं, नल से गर्म हो गया तो गर्म में से ठंडा घटाओ, तसला से तो जी ठंडा हो गया तो इसलिए तसला में से इसको घटाओ। बस सिंपल बात सीखना। अब देखो हम आपको शानदार क्वेश्चन की ओर ले चल रहे हैं। यही सब प्रश्न गलत होने की बहुत चांसेस, लेकिन अब हम समझते हैं कि जो बच्चे मेरे साथ हो एकदम कहोगे कि सर जबरदस्त कंसेप्ट से हम इसको सीखे। चलिए एकदम बहुत बढ़िया से ध्यान देना। अगर तुमको कहे 10 ग्राम जल 10 डिग्री सी ताप पर है, इसमें आपको क्वेश्चन दे रहा है 50 ग्राम जल 80 डिग्री सी ताप का मिला दिया जाए, तो मिश्रण का ताप क्या होगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन तुम्हें दे रहा है कि यही सब क्वेश्चन कई बच्चे को बहुत परेशान करता है। लेकिन आप हमारे साथ केवल 1 मिनट बढ़िया से सीखिए, आपको लगेगा कि सर अब ये सब क्वेश्चन तो हम एकदम चटनी जैसा उड़ा दिए, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। खूब बढ़िया से लेकिन कंसेप्ट पर गौर कीजिएगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, देखिए जब भी मिलाने वाला क्वेश्चन हो तो सबसे पहला काम है कि आप जो है उसको लिख दीजिएगा 10 ग्राम जल 10 डिग्री सी ताप पर है, ये हमने लिख दिया। फिर क्या कह रहा है 50 ग्राम जल 80 डिग्री सी ताप पर है, तो 80 डिग्री सी ताप पर लिखिए। 10 ग्राम जल 10 डिग्री सी ताप पर है और 50 ग्राम जल 80 डिग्री सी ताप पर है। एकदम ध्यान देना है, बस छोटी सी बात ध्यान देना है। अब हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसमें 10 और 80 टेम्परेचर जब मिलाएंगे, वजन से कोई मतलब नहीं, तो मान लेते हैं सपोज यह x डिग्री होगी, तो इसका जब हम चलेंगे mc डेल्टा t, तो इसका भी mc डेल्टा t बराबर होगा। इसका m का मान है 10, c का मान तो c, इसका m का मान 50, c का मान c, क्योंकि दोनों जड़ है। और डेल्टा t बस यही सीखना है, ये आत्मा है। 10 के लिए चलेंगे x में, तो गर्म पानी मिलाए हैं तो ये ज्यादा होगा, इसलिए डेल्टा t x माइनस 10 होगा। देखो यही चीज आपको बार बार मैं समझाना चाहता हूं। ठीक इसी प्रकार अब गर्म पानी ठंडा पानी मिला है तो ये गर्म से कम होगा, तो डेल्टा t 80 माइनस x होगा। बस बहुत सिंपल, बिल्कुल आसान। फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि 10 ग्राम जल 10 डिग्री सी ताप पर, 50 ग्राम जल 80 डिग्री सी ताप पर, मान लीजिए दोनों मिला के x है। जब मिलाया जाएगा तो आप एक ही बात समझना कि हीट लॉस बराबर हीट गेन, और हीट का फार्मूला mc डेल्टा टी। m दिया हुआ है आपको 10, c की जगह c, डेल्टा टी तो x माइनस 10, m की जगह 50, c की जगह c, डेल्टा टी तो 80 माइनस x, c से c कट गए, 0 से 0 कट गए, x माइनस 10 बराबर, इसको हम गुना कर देंगे तो 400 माइनस 5x, इधर कर लोगे तो 6x बराबर 410, x बराबर 410/6, जो काटोगे उतना आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हम समझते हैं कि सभी बच्चे ये लोग एकदम क्लियर कर लिए होंगे। कभी भी आपको एक कैलोरी मीटर का प्रिंसिपल है, हीट लॉस बराबर हीट गेन, और सीधा उसी पर क्वेश्चन आपको बना लेना। तो अब हम समझते हैं कि ऐसा कभी भी मिलाने वाला रहेगा तो आप बिल्कुल समझ पाओगे। अब जबरदस्त चीज समझा रहे हैं, थोड़ा सा एक सीरीज चल जाओ, छत का आनंद मिलने लगेगा, कहोगे कि मजेदार हवा मिल रहा है सर। थोड़ा बात को समझो, देखो बड़ा मजेदार चीज सिखाने जा रहे हैं। थर्मामीटर का काम क्या है, एकदम बड़ा मजेदार चीज, और तब किसी से एक लेयर और चढ़ा देंगे। उस लेयर को समझने के लिए ये सीखना होगा। थर्मामीटर का काम क्या है, उष्मा रूपी चोर को देखते ही भिसिल मारना। अगर उष्मा देंगे तो भिसिल मार के बताएगा इतना 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 चढ़ देंगे। यही चीज आपको मेन ध्यान रखना है। जल्दी से फिर से हम लोग सीखें, थर्मामीटर वह सिपाही है जो उष्मा रूपी चोर को देखते ही भिसिल मारता है। अब जल्दी से जल्दी आपको समझना है, अगर यहां पे क्या थर्मामीटर कभी ये सिपाही घुस ले सकता है कि हम उष्मा दे रहे हैं और ये कहे कि नहीं आ रहा है, चुप हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो आपको समझना है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगर हम थर्मामीटर को बर्फ में रखें, बहुत बढ़िया से ध्यान देंगे, बहुत सुपर कंसेप्ट है। यदि थर्मामीटर को बर्फ में रखें तो जैसे ही हम इसको चूल्हा पे चढ़ा देंगे, उष्मा है लेकिन यह कहेगा 0 डिग्री, ये सिपाही तो घुस ले गया जी। इससे पूछेंगे कि क्या जी उष्मा मिल रहा है, ये कहेगा नहीं नहीं कोई उष्मा नहीं है, 0 डिग्री। कब तक? जब तक सब धन लुटा ना जाए। जब पूरा बर्फ लुटा के पानी हो जाएगा तब ये भिसिल मार के 1 2 3 4 करना शुरू करेगा। ये लो भाई, जब तक बर्फ को गर्म कर रहे थे तो उस समय बर्फ का अवस्था परिवर्तन हो रहा था। बातों पर शब्द पर गौर करिएगा, उस समय बर्फ का अवस्था परिवर्तन हो रहा था और यह ठोस से द्रव में बदल रहा था। उस समय थर्मामीटर टेम्परेचर को नहीं बताता। वैसे उष्मा को हम लोग लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा कहते हैं। क्यों? क्योंकि थर्मामीटर इसे नहीं बताता, छिपा हुआ है, तो ये गुप्त है, इसको लेटेंट हीट कहते हैं। देखिए थोड़ी सी बात फिर से समझाएं, और मजेदार बात आने जा रहा है। जो बच्चे का कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा, कहना कि हाँ सर बड़ा जबरदस्त सीख रहे हैं। अब देखो और मजेदार बात बता रहे हैं, जब पानी खोलने लगेगा तो ये 100 डिग्री पर मत समझना कि 101 होने जा रहा है। ये और जबरदस्त कंसेप्ट है। अगर 100 डिग्री पे ये चला गया तो अब 100 से यह 101 नहीं होगा। कब तक? जब तक सब पानी वाष्प में न बदल जाए। मतलब साफ है, जिस समय अवस्था में परिवर्तन होता है उस समय का उष्मा थर्मामीटर नहीं बताता, और उसी उष्मा को हम लोग लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा कहते हैं।
अब देखो जो बच्चे लिख रहे हैं कि सर एक बार फिर से समझाइए, वो लोग तुम ही बता दो, सिंपल बात तुमको समझाएं। बताओ एक कटोरी में बर्फ ले लो और बर्फ लेने के बाद ऊपर हाथ रख के इसको चूल्हा पर चढ़ा दो। अपने एक मित्र को दूर से कहो कि भाई देखो हम चूल्हा जलने पर कितना देर हाथ अंदर रखते हैं, लेकिन तुम समझ रहे हो कि अभी तो हाथ ठंडा लगा है, बर्फ पिघल रहा है। जब तक पूरा बर्फ पिघलेगा नहीं तुम्हारा हाथ गर्म नहीं होगा। जब पूरा बर्फ पिघल जाएगा तब पानी गर्म होना शुरू होगा। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है वो सुन लो। ये बात जो बच्चे समझ लोगे वो लोग न्यूमेरिकल बनाने लगोगे, क्योंकि कई बच्चे इस कंसेप्ट को ही नहीं समझ पाते। 0 डिग्री सी का जो बर्फ है, इंपॉर्टेंट चीज समझना, 0 डिग्री सी का जब बर्फ है, बर्फ गर्म नहीं होता है, यह बर्फ पिघलता है और शुरुआत में पिघलते पिघलते 0 डिग्री के पानी में बदलता है। अब देखो 0 डिग्री पर पानी भी हो सकता है। तुमसे पूछे कि क्या 0 डिग्री पर पानी हो सकता है, कहोगे यस, कैसे? तो कहना जब बर्फ कटोरी में गर्म करेंगे हम हाथ रखेंगे तो जिस समय जस्ट वो पिघला है वो टेम्परेचर 0 डिग्री है, लेकिन उसके अंदर कई लेटेंट हीट है। और यही बात आपको हम समझाना चाहते हैं कि बर्फ गर्म नहीं होता है, बर्फ पिघलता है और 0 डिग्री का बर्फ 0 डिग्री के पानी में बदलता है। और जिस समय टेम्परेचर नहीं बदलता है उस उष्मा को लेटेंट हीट कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। और इसका फॉर्मूला ml चलता है, जहां L गुप्त उष्मा। शब्दों पर गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं। अगर हम आपको कहें जो बच्चे इस स्टेप को बना देगा, वो लड़के हम समझते हैं कि न्यूमेरिकल से जगह तो नहीं सीख पाता, बहुत मुश्किल होता है, जिनके पास कंसेप्ट नहीं है वो लोग से न्यूमेरिकल बनवाना। लेकिन मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि आप बात समझो। देखो क्वेश्चन, अगर तुमको कहें कि 0 डिग्री के बर्फ को 10 डिग्री सी के जल में बदलना है, 0 डिग्री के बर्फ को 10 डिग्री सी के जल में बदलना है, तो उष्मा का मान क्या होगा? उष्मा का मान क्या होगा? अब ये चीज बेन समझो। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, कई बच्चे ये नहीं समझ पाते कि 0 डिग्री का बर्फ को 10 डिग्री के जल में बदलना है, वो डायरेक्ट बनाने लगते। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ इस बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि हाँ सर बहुत अच्छा हम समझ गए, बर्फ तो गर्म होगा नहीं, जब हम बर्तन में बर्फ को डालेंगे तो पहले तो पिघलेगा, तो वो बच्चे केवल सोचेगा कि पहले सर 0 डिग्री पे जो बर्फ है ना वो 0 डिग्री के पानी में बदलेगा। कैसे समझा बाबू? तो कहना कि सर बर्फ पहले तो गर्म नहीं होगा, ये तो पहले पिघलेगा, और जब पिघल जाएगा तब यह 0 डिग्री का पानी अब 10 डिग्री के पानी में बदलेगा। अब देखो पहला लाइन जो बच्चे लिखने लग जाते तब हम समझ जाते हैं कि यह सीख जाए। न्यूमेरिकल बनाने के लिए पहला लाइन ही मेन स्टेप। जो बच्चे अब स्टेप ही नहीं समझोगे तो उसको तो मुश्किल है। अब स्टेप को हम फिर से समझाएं। बर्फ पहले गर्म नहीं होता, दिमाग में सेट कर लेगा, बर्फ पहले पिघलेगा और 0 डिग्री का बर्फ 0 डिग्री के पानी में बदलेगा। अब जो 0 डिग्री का पानी है वो 10 डिग्री के पानी में बदलेगा। अब यहीं पे मेन लाइन सीखना है। जब 0 0 नजर आए तो तुम समझना कि यह लेटेंट हीट है और इसका फॉर्मूला ml चलता है। जब आपको 0 से 10 नजर आए तो कहना ये स्पेसिफिक हीट है या mc डेल्टा t चलता है। ये लाइन अगर सीख गया तो न्यूमेरिकल से किया, न्यूमेरिकल से किया तुम, क्योंकि अभी क्वेश्चन देंगे तो तुम मुस्कुराओगे कि बड़ा आसान कंसेप्ट था, अभी बर्फ में पानी मिला दे, पानी में बर्फ मिला दे, कहीं पे पिघला दे, आप मुस्कुराओगे कि सर एकदम आसान हो गया, क्योंकि हमने आपको स्टेप सिखाया। एक स्टेप मैं चाहता हूं फिर से सीख लो और तब आप एकदम अच्छा से आंसर कर सकते हो। आपको कहें कि बताओ 60 डिग्री सी का जल अगर आपको कहें कि 100 डिग्री सी के वाष्प में बदल गया, देखिए आपको क्वेश्चन दे दे कि 60 डिग्री सी का जल 100 डिग्री सी के वाष्प में बदल गया, तो उसके लिए उसमें क्या होगा, क्यू का मान क्या होगा? तो आपको अपने से यह बात समझना है क्या कि 60 डिग्री से 100 डिग्री ये तो गर्म होगा, 60 डिग्री का जल 100 डिग्री सी के जल में पहले बदलेगा, अचानक वाष्प नहीं बना देना। कई बच्चे यही गलती करते हैं और यही हम ब्रेक लगाना चाहते हैं। जब कभी भी जल को वाष्प बना दे, बर्फ को पानी बना दे, तो पहले तुम सोचना कि सर समझ गए 60 डिग्री का जल 100 डिग्री के जल में बदलेगा। अब जो 100 डिग्री सी का जल है, 100 डिग्री सी का जल है, अब यह 100 डिग्री सी के वाष्प में बदलेगा। अब जाके ये स्टेप क्लियर हो गया। ये 60 से 100 है तो mc डेल्टा t, ये 100 से 100 है तो फार्मूला ml चलेगा। अब जो लड़के इस बात को समझ गए वो लोग का स्टेप एकदम क्लियर। देखो अब हम एक क्वेश्चन चल रहे, 1 क्वेश्चन से चलेंगे हम। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के लिए तुम्हें हम ये नहीं कहते 100 तुम अपना असाइनमेंट बनाओ, एक क्वेश्चन नहीं बनाओ लेकिन समझ के खुद से बनाओ। हो गया तुम परीक्षा में नए क्वेश्चन को भी बना दो, लेकिन 1000 असाइनमेंट का क्वेश्चन बनाओ और देख के छाप के बनाओ, कोई मतलब नहीं है उसका, वो सिर्फ टाइम पास है, लीड बर्बाद और कुछ नहीं। एक बार हम एक क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, देखिए एकदम कितना बढ़िया स्टेप आपको समझना। देखो अब तुमको कहें कि 10 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सी ताप पर है, इसे 20 डिग्री सी के जल में बदलने के लिए उष्मा का मान बताएं। उष्मा का मान बताएं। आपको ब्रैकेट में दिया है बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा दिया हुआ है 80 कैलोरी प्रति ग्राम और जल का विशिष्ट उष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सी दिया होता है। और सिर्फ एक क्वेश्चन हम समझाएंगे, हम उम्मीद करेंगे कि आप आसान कहोगे कि सर बहुत बढ़िया हमको समझ में आएगा। देखिए हम एक क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 10 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सी ताप पर है। पहला काम हमने समझा कि बर्फ है 0 डिग्री, इसे 20 डिग्री के जल में बदलना है। सब बच्चे समझ गए हो कि उष्मा, सब लोग समझ गया कि पहले 0 डिग्री का जो बर्फ है ये बर्फ गर्म नहीं होता, 0 डिग्री के जल में बदलेगा। अब जो 0 डिग्री का जल है वह जितना कहे 20 डिग्री के जल में बदलेगा। बस ये लाइन तुम अगर सीख गया तो शानदार सीख गया। यही चीज तो आपको सीखना, यही चीज सीखना है। अब बताओ 0 डिग्री का बर्फ 0 डिग्री के जल में ml होगा कैसे जी? तो 0 0 ये गुप्त उष्मा। फिर तुम समझोगे, अब ध्यान दो, फिर समझोगे 0 से 20 है तो यह mc डेल्टा t चलेगा। क्यों? तो 0 से 20 विशिष्ट उष्मा होगा। अब अपने से समझो, m का मान 10 ग्राम है, l गुप्त उष्मा है 80 दिया है, m का मान 10 ग्राम है, c विशिष्ट उष्मा 1 दिया है और डेल्टा t 20 में से 0 गया तो 20, ये 800 प्लस 200 बराबर 1000 कैलोरी। बिल्कुल सही जवाब, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। कई बच्चे बहुत बढ़िया समझे। देखिए बहुत शानदार आप लोग सीखे। थोड़ा सा एक स्टेप चाहेंगे जो कंप्लीट थ्योरी है, लेकिन क्वेश्चन इतना शानदार है कि अधिकांश बच्चे गलत करते हैं। अब जो हम स्टेप समझाने जा रहे हैं खूब बढ़िया से आप सीखिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे इसको देखिएगा, एकदम आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। लगेगा ही नहीं कि हाँ इसमें हमको कोई दिक्कत हुआ है। और जो आपको समझाने जा रहे हैं बड़ा जबरदस्त स्टेप, बहुत जबरदस्त। अब देखिए हम आपको अभी सिखाने जा रहे हैं गैस का विशिष्ट उष्मा, गैस का विशिष्ट उष्मा। और सुन लीजिए, अगर ये बात समझ में आ जाए तो आप तैयार रहे, बेहतर प्रश्न आपसे बने। देखिए बहुत बढ़िया से समझिए, हमने क्या बताया, किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जो उष्मा लगता है इसी को विशिष्ट उष्मा कहते हैं।
फिर से बात को समझिएगा, ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने में जो उष्मा लगता है वो विशिष्ट उष्मा। ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने में जो उष्मा लगता है वो विशिष्ट उष्मा। फिर तो वही बात है, गैस का ताप 1 डिग्री बढ़ाने में जो उष्मा लगेगा वो विशिष्ट उष्मा। यानी सब बच्चे समझ रहे हैं। अब गैसों में क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, बहुत महत्वपूर्ण है, समझिएगा, क्योंकि ये सेक्शन से क्वेश्चन 100 में 99 बच्चे नहीं बनाते, ये भी समझ लो, क्योंकि आप अगर इसके स्टेप नहीं समझे हो ना तो बनेगा नहीं तुमसे। अब इसीलिए मैं चाहता हूं गैसों का विशिष्ट उष्मा पर 5 मिनट का ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं, बस उतना ही में क्वेश्चन सब बन जाएगा। गैसों में 2 प्रकार के विशिष्ट उष्मा होते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर नियत आयतन पर और एक कांस्टेंट प्रेशर पर नियत दाब पर। जो देखो सी से विशिष्ट उष्मा होता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको सी भी कहते हैं, और अगर नियत दाब है, कांस्टेंट प्रेशर है तो इसे सीपी कहते हैं। देखिए गैसों का विशिष्ट उष्मा 2 प्रकार का होता है और आपको यही चीज बिल्कुल ध्यान में सेट करना है, एक नाम सीवी और दूसरा नाम सीपी। देखिए बहुत ही ईमानदारी से समझिएगा, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन 2-3 इतने शानदार आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और वो जो बच्चे क्लियर रखे हैं उनका क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, ज्यादा कौन होता है, किसका मान ज्यादा होता है, सीपी का या सीवी का। दूसरा क्वेश्चन आता है, सीपी बटे सीवी, अगर गामा है तो गामा होगा 1 के बराबर, 1 से ज्यादा, 1 से कम, बहुत शानदार क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन आता है, सीपी माइनस सीवी का मान किसके बराबर होता है। इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर 2 मिनट ध्यान नहीं दोगे तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे प्रश्न को बच्चे केवल सीपी सीवी देख के अगला क्वेश्चन पढ़ता है जनाब। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ 2 मिनट समझोगे तो अचानक कहोगे कि मेरा टोटल डाउट क्लियर हो गया, कोई दुख ही मेरे पास नहीं रहा। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि 1 मिनट आप पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ समझिए। देखिए अभी हम जो समझाना चाहते हैं, ठोस में क्या है, बालू में, द्रव में, पानी में, सब में एक तरह का विशिष्ट उष्मा होता है, लेकिन पानी के साथ जैसा व्यवहार है ठोस में भी वैसा ही। लेकिन गैसों में क्या है, 2 स्थितियां हैं। मैं चाहता हूं कि इस बर्तन में 1 किलो गैस ले लूं और चाहता हूं कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दे। तो इसके लिए 2 स्थिति हो सकती है, एक ढक्कन बंद करके गैस को गर्म करें और 1 डिग्री बढ़ाएं, दूसरा ढक्कन खोल करके हम इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाएं। देखिए 2 बात समझा रहे हैं। अब आप ही बताएं, एक का नाम है नियत आयतन और एक का नाम है नियत दाब। आप बताओ नियत दाब किसे कहेंगे, चॉइस है ढक्कन खुला रहने पर, चॉइस भी ढक्कन बंद रहने पर। जल्दी से जल्दी पहले सोच के बताओ, फिर मैं समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि बड़ा बेजोड़ कंसेप्ट हमको मिल रहा है, बहुत बढ़िया हम सीख पा रहे हैं। ये चैनल है कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर, आपका बिल्कुल सारे कंसेप्ट स्टेप क्लियर होंगे और एकदम पूरे बढ़िया से। लेकिन समझिए, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा नियत दाब का मतलब क्या होता है, ढक्कन खुला या ढक्कन बंद, ये बात हमने आपसे पूछा है। जल्दी से, ए मतलब ढक्कन खुला, बी मतलब ढक्कन बंद। वेरी गुड। देखिए ज्यादातर बच्चे हम देख पा रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे देखो यही सीखना है। कई लड़के को मैं देखता हूं 40 क्लास 22 क्लास सब रट जाता है, नियत आयतन और आयतन नियत समझ में नहीं आता उसको, नियत दाब दाब समझ में नहीं आता। वेरी गुड। देखो कई बच्चे का मैं देख रहा हूं, दाब नियत है तो ढक्कन बंद होगा, दाब नियत है तो ढक्कन बंद होगा। ये देखिए कई बच्चे बहुत ही बढ़िया, बंद रहने पर वेरी गुड बी लिख रहे हैं। तो जो बच्चे ढक्कन बंद कर रहे हो वो भी ढक्कन हो, वो भी ढक्कन हो, ढक्कन। अरे कितना ढक्कन है। नियत दाब का मतलब है दाब बदलना नहीं चाहिए। जब तुम ढक्कन बंद कर दोगे वहां ढक्कन, तो अंदर से दाब बदलते जाएगा। ये तो प्रेशर कुकर हो गया, ये प्रेशर का निर्माण करेगा। मैंने आपको कहा कि नियत दाब, ढक्कन खोल दो तो दाब हमेशा नियत होगा, मतलब ढक्कन खुला रहना नियत दाब कहलाता है और ढक्कन बंद रहना ये नियत आयतन कहलाता है। ये बात जब तक नहीं समझोगे सीधी सीधी समझ में नहीं आएगी। यानी मैं समझता हूं कि अब ये बात सब बच्चे समझ गए। अगर ढक्कन खुला है तो 1 किलो गैस ये 2 किलो भर के होगा, 1 लीटर 2 लीटर होगा, इसका आयतन निश्चित नहीं होगा। लेकिन अगर ढक्कन बंद है तो 1 लीटर का 1 लीटर है, आयतन नियत है, भले प्रेशर बढ़े। लेकिन जब हम ढक्कन खोल दिए तो प्रेशर इसका वही है, आयतन इसका बदलता है। और इसीलिए अब हम समझ गए हैं सभी बच्चे का स्टेप कि अगर हम ढक्कन खोल करके समझेंगे, एकदम स्टेप पर ध्यान दीजिएगा, यदि ढक्कन खोल करके इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाएंगे तो इसको नियत दाब पर गैस का विशिष्ट उष्मा कहेंगे। और यदि ढक्कन बंद करके इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसको नियत आयतन पर गैस का विशिष्ट उष्मा कहेंगे। अब सब बच्चे बता दो हमें सोच करके, ज्यादा कौन होगा, सीपी ज्यादा होगा, किसी भी ज्यादा होगा, इसको सीपी कहते हैं, इसको सीपी कहते हैं। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में ज्यादा देर तक किस में रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही समझ रहे हो, जो ढक्कन खुला होगा उसमें 1 डिग्री बढ़ाने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा और इसीलिए सीपी का मान सीवी से हमेशा अधिक होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न होता है। देखो तुम्हें एक कंसेप्ट समझाने के लिए इतना दूर से हम चले ताकि तुम इस बात को समझो कि सीपी क्या, सीवी क्या। और तब ये सभी बच्चे समझ गए होंगे कि सीपी क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि ढक्कन खोल करके 1 डिग्री बढ़ाना होगा तो ज्यादा देर समय लगेगा, ढक्कन बंद करके 1 डिग्री बढ़ाना होगा जल्दी हो जाएगा। और इसीलिए सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका चल रहा है, अगर हम सीपी बटे सीवी करें, सीपी बटे सीवी करेंगे तो हमेशा इधर नीचे करोगे तो इधर 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होता है। सीपी बटे सीवी 1 से अधिक होता है और इसी को सीपी बटे सीवी को गामा कहते हैं। और कभी भी गामा 1 से ज्यादा होता है। अब आपको क्वेश्चन देगा किसी गैस का गामा हो सकता है 0.5, चॉइस बी 1, चॉइस सी 1.4, चॉइस बी 0.8, ऐसा क्वेश्चन देता है। अधिकांश बच्चे का नेचर क्या है, अधिकांश बच्चे का लक्षण यही है, जब देखेगा गामा बेचारे की हालत तो ऐसे ही पतली हो जाती। लेकिन जो बच्चे समझ रहे हैं व्हाट इज गामा, वो तुरंत मुस्कुराता है कि गामा इज रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। और व्हाट इज सीपी, a specific heat at constant pressure, and what is CP, a specific heat at constant volume, and the ratio between CP and CV is called gamma, and gamma is always greater than 1, and hence the gamma is 1.4. accurate answer is answer C। और अब देखिए बहुत बढ़िया आप लोग समझे, बहुत सुंदर समझे, एकदम शानदार सभी लोग का मैं देख पा रहा हूं आंसर दे रहे हो। अब एक स्टेप सिर्फ और सीख लो, CP माइनस CV, ये तो भाग दे दिया तो गामा है, भाग दे दिया तो गामा है, और गामा का मान 1 से अधिक होता है। बहुत सुंदर। अगर कभी भी CP माइनस CV करते हैं तो सीपी में से सीवी घटाते हैं तो इसको गैस कांस्टेंट आर कहते हैं। और ये सीपी माइनस सीवी बराबर आर, ये फार्मूला को मेयर सूत्र कहते हैं। कई बार ये भी पूछता है अच्छे एग्जामिनेशन में, मेयर सूत्र निम्नलिखित में कौन। अब जो बच्चे एकदम कंसेप्ट हमारे साथ समझ गए उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सीपी माइनस सीवी क्या है, सीपी बटे सीवी क्या है, फुल कंसेप्ट आपका क्लियर है।
अब यहाँ पे बहुत शानदार सिस्टम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अब आएगा ट्रांसमिशन ऑफ हीट, बहुत बढ़िया सेक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हम चाहेंगे कि सभी बच्चे हमारे इतना ध्यान दे दीजिए कि ट्रांसमिशन को बहुत बढ़िया से समझ पाए। अब इसको और बढ़िया से समझने के लिए एक बार जरा और मन से जुड़ जाइए। अभी भी कुछ दूरियां लग रही है, मन से जुड़ने का शॉर्टकट फॉर्मूला है 3 काम। एक बार लाइक बटन दबाना, अपने एक एक मित्र को लिंक भेज करके 1 मिनट मेरे साथ हट जाइए, लेकिन उसको फोन से जगा दीजिए कि कहां हो, उठ जाओ, और एक बार थोड़ा 10 मिनट मेरे साथ चलो, फिर दोनों मित्र बहुत बढ़िया करेंगे। और एक बार अंगूठा के साथ जरा कमेंट्स कर दीजिए, मैं समझ लूंगा कि दिल से एकदम जुड़ गए, मन से जुड़ गए। एक बार लिंक जरा फटाफट दे दीजिए और सभी लोग एक बार लाइक बटन दबाइए। मैं फिर इसको लाइक कैसे होता है पूरा समझाऊंगा। आपको अभी लगेगा कि चलिए जबरदस्त कंसेप्ट मेरे पास आया, जबरदस्त, एकदम लगेगा कि एकदम जबरदस्त हम समझ गए। आर का वैल्यू हम गैस कांस्टेंट में समझाएंगे, वहां चार्ल्स लाप्लास का स्टेप को पूरा करेंगे। तो चलिए अब इसमें ध्यान दीजिए। चलिए हम देख लिए, आप सभी लोग बहुत बढ़िया से जुड़ गए हैं हमारे साथ। लाइक भी आप लोग लगभग 1500 लाइक से नवाजना शुरू किए हैं। 1500 लाइक तो आप लोग कर दिए लगभग। जियो बहादुर एकदम। अब मैं इधर चलता हूं, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है। ये मैं नहीं, न्यूटन महाराज कहते गुजरे। आप जितना बढ़िया वहां एक्शन देते हो उतना ही बढ़िया इधर से रिएक्शन आए। आप जितना बढ़िया हमारे लिए वर्क करते हो, मित्रों तक भेजते हो, तमाम वर्क करते हो, मैं भी आपके लिए बिल्कुल पसीना बहाने को तैयार हूं। हमारे इस पसीने के बुन से आपका भी लाइफ समझ जाए। और बाकी पसीने से कभी परेशान नहीं होना। मेरा मानना है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इतिहास बदलने वाले आप लोग मेरे साथ पूरे एनर्जी के साथ अब जुड़ जाओ। और तब देखो, अभी मजेदार केस हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जरा देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, इसको हम लोग कहते हैं उष्मा का संचरण। कंप्लीट थ्योरी है, लेकिन इतना थ्योरी ध्यान दीजिएगा कि आपको लगे कि हाँ, इससे प्रश्न हम बहुत शानदार ढंग से बना सकते हैं। एकदम पूरे एनर्जी के साथ थोड़ा समझिए। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, इसको हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं। तो आपको पहला एक बात ध्यान देना है कि उष्मा का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना उष्मा का संचरण कहलाता है। और जैसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह कई विधि से जाते हैं, उछल के जाते हैं, कूद के जाते हैं, सीधा जाते हैं, उसी प्रकार उष्मा भी एक जगह से दूसरे जगह 3 विधियों से जाता है। एक विधि का नाम है चालन, इसको इंग्लिश में हम लोग कंडक्शन कहते हैं। दूसरा विधि का नाम है संवहन, इसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्वेक्शन कहते हैं। और तीसरे विधि का नाम है विकिरण, विकिरण को इंग्लिश में हम लोग रेडिएशन कहते हैं। बात ध्यान दीजिए, देयर आर 3 मेथड्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एक एक करके मेरे साथ 5 मिनट समझना, फिर जो मैं क्वेश्चन दूंगा हम पूरा चेक करेंगे कि आपने कितना बढ़िया कंसेप्ट हमारे साथ सीखा। उष्मा को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए 3 विधि है। पहली विधि को चालन कहते, दूसरी विधि को संवहन कहते, और तीसरी विधि को विकिरण कहते। अब यहाँ पे बात को सीखिएगा। अगर कोई धातु को गर्म करते हैं, कोई मेटल को गर्म करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अगर एक एंड पे अगर हम हीट देते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसका पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है। जिसको हीट मिला वो आगे वाले को हीट दे देता है, फिर वो आगे वाला, ऐसे करके कभी भी हीट ट्रांसफर होगा तो इसको चालन कंडक्शन कहते हैं। और ठोस पदार्थ, धातु जो ठोस है, वो सभी चालन विधि से गर्म होते हैं। दूसरा कहता है, अगर मान लो हम पानी एक बर्तन में रख दें और उसको अगर हम चूल्हे पर चढ़ा दें, आप ध्यान से देखना, पानी के छोटे छोटे बूंद बनकर ऊपर आते हैं, और यदि कण स्थानांतरित होकर अगर ट्रांसफर करते हैं तो इसको संवहन कहते हैं। और तीसरी बात, हो सकता है किसी माध्यम की आवश्यकता न हो, डायरेक्ट हीट पहुंच जाए तो उसको विकिरण कहते हैं। एक बार मैं समझा रहा हूं, फिर हम अपना बेहतर एग्जांपल देंगे और तब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। 5 क्वेश्चन में आपका पूरे पता चल जाएगा कितना बढ़िया आप सीख रहे हैं। कोई कमेंट्स नहीं, एकदम पूरे अपना दिमाग को एक जगह लगाओ जो समझा रहे हैं। 2 मिनट मेरे साथ रहो, फिर केवल कमेंट ही कमेंट करना है। एकदम ध्यान दीजिए, चालन का मतलब होता है कि वैसी विधि जिसमें पदार्थ के कण बिना स्थानांतरित हुए उष्मा का संचरण करते हैं। एक जगह उष्मा दिए और ये बिना ट्रांसफर हुए हीट ट्रांसफर करेंगे तो ये चालन है। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें कण के बिना स्थानांतरण के उष्मा संचरित होता है तो चालन। और उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें कण स्थानांतरित होकर उष्मा का संचरण करते हैं वो संवहन है। और जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है वो विकिरण। एक बार लास्ट समझे, अगर धातु को गर्म करना है, लोहा को गर्म करना है, तो लोहा के इस एंड को गर्म करेंगे तो इसके कण ऑटोमेटिक अपने से बिना स्थानांतरित हुए हीट किनारे पहुंचा दिया तो ये चालन है। अगर पानी को गर्म कर रहे हैं तो नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर, ठंडा पानी नीचे, तो ये संवहन है। और अगर सूर्य का उष्मा पहुंच रहा है तो उसको कोई लाने नहीं गया है, नहीं वो एक एंड को गर्म किया है, डायरेक्ट पहुंच रहा है, तो सूर्य का उष्मा पृथ्वी तक आना ये रेडिएशन है, यही विकिरण है। अब इस स्टेप को एक नजर एग्जांपल से जोड़ें, और जो लड़के उदाहरण से जोड़ेंगे उन लोगों का स्टेप मजेदार होने वाला है। एग्जांपल क्या है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। आपसे कहा जाए कि बताओ लोहा गर्म होते हैं तो आप कहिएगा चालन विधि से। जल या गैस गर्म होते हैं तो आप कहेंगे कि समझिए संवहन विधि से। जो लोग संवहन नहीं समझ रहे, सीधा सीधा समझो। भोज खाने जाते हो ना, तो भोज खाने में एक विधि क्या है, बिना सीट ट्रांसफर के भोज खाना। बिना सीट ट्रांसफर के भोज खाना मतलब बैठ जाइए पंगत लगा के, आपको सीट चेंज नहीं करना है, जो खाना है वही परसा के आएगा तो कहना कि वाह चालन विधि से भोज हुआ है। दूसरी विधि तुम देखा होगा, जो खाना है, जिसको खाना है, सीट चेंज करके आओ तब मिलेगा, मतलब तुम उठ करके प्लेट लेके जाओ और देखे होगे बफेलो सिस्टम। अरे बफर सिस्टम, लेकिन आजकल बफर रहा कहां, वो बफेलो हो गया है। बफेलो मींस भैंस। प्लेट लेके सिंह भिड़ा दीजिए, ये मेरा यहाँ है, पर्सन लेना है भिड़ा दीजिए, यहाँ पे है। तो उस विधि में तुम क्या देखा, उस विधि में तुम देखा कि जो खाना है सीट चेंज करके जाओ, खाना की समझ गए, ये कन्वेक्शन है, यही संवहन है, यही संवहन विधि है। यानी संवहन विधि में हम लोग सीट चेंज करते हैं। और विकिरण विधि फेंका फेंकी, लिए कचौड़ी और डाल दिए उधर, लिए केला डाल दिए उधर, लिए बिस्किट डाले उधर, फेंका फेंकी कर रहे हो तो ये विकिरण है, रेडिएशन। तो हम समझते हैं, तीनों विधि समझ गए हो। बात समझ लो एक बार फिर से समझ लो। हम एकदम चाहते हैं कि तुम्हारी बात दिमाग में एकदम बैठ जाए तब क्वेश्चन चलेंगे। तुम सभी लोग देखा होगा एकदम बड़ा जबरदस्त एग्जांपल। मान लो क्लास में हमें कोई कंप्लीट बांटना है, तो एक उपाय है कि मैं किनारे बेंच में एक बच्चे को दे दूं और कहूं कि अपना लेके बाकी को बढ़ा दो। सब बच्चा अपना लिया आगे बढ़ा दिया, अपना लिया आगे बढ़ा दिया, तो मतलब साफ हो गया कि अपना लिया आगे बढ़ाया, अपना लिया आगे बढ़ाया। इसका मतलब चालन विधि है, कोई बच्चा सीट चेंज नहीं किया। लेकिन अगर हम उसी पंपलेट को ऑफिस में रखवाए
और कोई बच्चा लेके आ रहा है तो बगल वाला पूछ रहा है कि भाई जी ये वाला उधर, वो उधर दौड़ के उठ के गया, अरे भाई जी उधर उधर, जिसको चाहिए सीट चेंज करके जाओ, तो समझना कि वो ये कन्वेक्शन है, ये आपका संवहन है। और पंपलेट लिए डायरेक्ट फेंक दिए तो समझ गए कि अरे कोई नीड नहीं है माध्यम का, सर ने तो डायरेक्ट फेंक दिया, इसी का नाम विकिरण है, ये रेडिएशन। अब देखो आपको हम यहां से क्वेश्चन दे रहे हैं, अब क्वेश्चन उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए। गर्म होकर हवाएं ऊपर जाती, ठंडी हवाएं नीचे आती है, ये संवहन का एग्जाम्पल। अब आपसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन में आपका पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। हम एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं फ्रिज में। अब आपको क्वेश्चन दे रहे हैं फ्रिज में ठंडा करने वाला मशीन, फ्रिज में ठंडा करने वाला मशीन लगा होता है, चॉइस ए फ्रिज के ऊपरी भाग में, चॉइस बी फ्रिज के बीच के भाग में, चॉइस सी फ्रिज के निचले भाग में, चॉइस डी मशीन तो मशीन है, कहीं भी लगाया जा सकता है। बताओ ठंडा हवा नीचे, गर्म हवा ऊपर। अब आपसे हमने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फ्रीज में ठंडा करने वाला मशीन लगा होता है, ये क्वेश्चन है। अब जल्दी जल्दी बता दो, फ्रीज में ठंडा करने वाला मशीन लगा होता है, फ्रिज के ऊपरी भाग में, फ्रिज के बीच के भाग में, फ्रिज के निचले भाग में, और मशीन तो मशीन है, कहीं लगा सकते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए कई बच्चे नीचे लगा देंगे, ऊपर लगा देंगे, बीच में लगा देंगे, अरे कई बच्चे हमारे लगा रहे हैं मशीन तो मशीन है। वेरी गुड, देखो अब तुम लोग एकदम आंसर देना शुरू कर दिया, बहुत ही बढ़िया। देखो अब हम एकदम समझ गए कि आप लोग जबरदस्त समझ गए। हम अभी सिखाए आपको, अभी सिखाए ठंडा हवा नीचे, गर्म हवा ऊपर, इसीलिए मशीन नीचे, क्योंकि ठंडा करने वाली मशीन है और ठंडा वाला नीचे होता है। बहुत सुंदर। देखिए सी आंसर हम जैसा कि देख पा रहे हैं, बहुत बच्चे लगाए और बहुत सुंदर समझ पाए। ये इतने नालायक लोग हैं कि अगर गलती से इंजीनियर बन जाएंगे तो जिस कंपनी में बनेंगे वो तो बेचारा बैठ जाएगा, कंपनी बैठाने वाले इंजीनियर बनेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, बिल्कुल लड्डू नंबर है, नीचे सोच रहे हो तो लड्डू नंबर हो गया। तुम बताओ अगर मशीन नीचे लगा दोगे तो ठंडा हवा नीचे पकड़ के ठंडा, ऊपर गर्म हवा, ये दोनों तल्ला का फ्रिज बेचारा का गर्म होने से खराब सामान हो जाएगा। अब जो खरीदेगा वो कहेगा केवल नीचे मेरा ठंडा रहता है, ऊपर तो जो रखते हैं खराब हो जाता है। अगर तुम यहाँ रख दोगे तो इतनी दूर तक ठंडा, गर्म हवा ऊपर, ऊपर तल्ला खराब हो जाएगा। अगर मशीन यहाँ रखोगे, हो गया बिल्कुल साफ, गर्म हवा ऊपर पकड़ के देगा ठंडा, फिर नीचे गर्म हवा ऊपर ठंडा देगा नीचे, पूरे फ्रिज में संवहन धारा चलेगी और इस प्रकार पूरे फ्रिज ठंडा रहेगा। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन है। गर्मी के दिनों में तुम्हें अगर आइस जमाना है, बर्फ जमाना है, एकदम बोतल को ठंडा रखना है तो कहां डालते हो? ऊपर। क्यों? मशीन ऊपर। और यही बात जब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो मशीन को नीचे लगा देगा। इतना सिंपल आंसर है और कई बच्चे सही किए, वेरी गुड, बहुत शानदार। दूसरे क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, एकदम इसी प्रकार आपको सोचना है। देखिए बहुत बढ़िया आप लोग समझ रहे हो और परीक्षा में इसी तरह के आपको एग्जाम्पल पूछे जाए। अब देखो आपसे एकदम हल्का क्वेश्चन पूछे, एकदम हल्का। अब जरा इस क्वेश्चन को गलती मत करना, पहले हम देखो एकदम आसान, पहले एक पूछ ले, कंसेप्ट बना दे पहले आपका। देखो जी क्या हुआ, लगन शुरू होने वाला है, टाइम है, लेकिन घबराओ नहीं, लगन तो आएगा। अब अगर लगन शुरू हो गया तो एक बार हुआ क्या, इसके कढ़ाई में आलूदम बन रहा था, आलूदम। अब बता दो यहाँ पे एक दम डाल दिया एक पूरे, और इसी में जो मालिक इसका है वो मालिक यहाँ पे कुर्सी लगा के बैठ गया। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठंड के दिन है, मालिक अपना हाथ सेक रहा है। ये लीजिए क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया, क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया। अब आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, बता दो क्वेश्चन। अब यहाँ पे आलूदम बन रहा है, एक चूल्हा है। अब बताओ बर्तन कढ़ा ऐसे है, हम पूछे आपसे बर्तन किस विधि से गर्म होगा, बर्तन किस विधि से गर्म होगा, तो आपको बिल्कुल समझना है कि सर बिल्कुल समझ गए, बर्तन धातु है और धातु चालन कंडक्शन विधि से गर्म होगा। और जिन बच्चों ने चालन सोचा बिल्कुल सही। अब इसी क्वेश्चन को आपसे पूछे कि बोलो आलूदम कौन सा विधि से बनेगा, आलूदम कौन सा विधि से बनेगा, आपके क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। तो आलूदम तरल है, वो जो खोल रहा है, जिसको मिला ऊपर ठंडा नीचे, इस विधि से खोलता है। और आलूदम ये संवहन विधि से बनेगा। और जो व्यक्ति हाथ सेक रहा है, दूर से हाथ सेक रहा है, इसी का नाम रेडिएशन है, विकिरण है। तुम कई बार आग के नजदीक बैठते हो और फिर कहते हो धार मार रहा है, थोड़ा पीछे हटते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडिएशन, यही विकिरण। केवल सूर्य वाला ही नहीं, यही विकिरण था। तो अब हम समझते हैं कि आपके लिए मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं। देखो अब क्वेश्चन हम पूछते हैं, इतना बढ़िया प्रश्न है कि आपका मूड फ्रेश कर देगा। क्वेश्चन है थर्मस फ्लास्क में, एकदम शानदार क्वेश्चन हम लाइन आती। थर्मस में, थर्मस को सब बच्चे देखे हो, थर्मस फ्लास्क में उष्मा संचरण रोका जाता है, उष्मा संचरण रोका जाता है। अब बताओ एक थर्मस है, थर्मस में उष्मा का निकलना रोकते हैं। चॉइस ए चालन विधि से, चॉइस बी संवहन विधि से, चॉइस सी विकिरण विधि से, चॉइस डी सभी विधि से। अब आपके लिए एकदम शानदार क्वेश्चन है, आंसर दो तो समझने की एकदम से क्या है। आपके लिए क्वेश्चन है थर्मस में किस विधि से आप हीट का ट्रांसमिशन रोकते, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हम जैसा कि देख पा रहे हैं कई बच्चे चालन कह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। देखिए चालन कई बच्चे का आंसर है, कई बच्चे का बी भी आंसर है, वाह शानदार, बहादुर जी हो, एकदम जल्दी जल्दी आंसर दे दो। बहुत सुंदर, लाजवाब आंसर, एकदम ज्यादातर बच्चे काम देख रहे हैं आंसर सी, कुछ बच्चे बी, कुछ बच्चे बी, लेकिन डी बहुत कम लोग हैं। अच्छा चलो थर्मस को देखते हैं होता कैसा। मैं तो यही देखना होगा होता कैसे, जब तक थर्मस का बनावट नहीं देखेंगे तब तक तो मजा नहीं आएगा। तो अगर थर्मस के बनावट को देखते हैं, आप एकदम हमारे साथ समझिएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बातों की गहराई तक पहुंचे और पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो। आप अगर थर्मस देखे होगे तो थर्मस इस तरह के डिजाइन में होते हैं। आप थर्मस का जो डिजाइन देखेंगे, ये डिजाइन इस प्रकार का डिजाइन है, इसका एक लेयर और बनेगा और दूसरे लेयर बनाने के बाद आप इसको ऐसे देखते हैं, ये थर्मस होगी। अब जरा बढ़िया से शानदार तरीके से देखना, हम समझाना क्या चाह रहे हैं। इस थर्मस को करते क्या है, एक डब्बा बना के हम लोग बंद कर दिए, बाहर से तो आपको दिखाई नहीं देता, इसी में फिर ऐसे बना करके इसको हम लॉक कर दिए, थर्मस तैयार हो गया। लेकिन अब जो हम समझाना चाह रहे हैं उस बात पर आपकी एकदम पैनी दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए, तब क्वेश्चन घुमाएगा भी तो यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न आप बना पाओगे। पूछा भी इससे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहला तो इंपॉर्टेंट है कि थर्मस को कांच का बनाते हैं, थर्मस को कांच का बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कांच बनाने से इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि चालन द्वारा उष्मा का क्षय रुक जाता है, क्योंकि चालन द्वारा उष्मा का क्षय धातु में होता है। तो आपसे यही तो क्वेश्चन है, उष्मा संचरण को किस विधि से रोका जाता है, तो चालन द्वारा रोक देते हैं। क्यों? कांच का बना करके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके थर्मस के बीच में वैक्यूम करते हैं, हवा को निकाल देते हैं। तो चूंकि द्रव या गैस संवहन विधि से ट्रांसफर होते हैं, तो बीच में गैस रहने ही नहीं देते।
ये जो तुम देख रहे हो वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, तो वैक्यूम बनाने का उद्देश्य है कि कन्वेक्शन मेथड से हीट रिलीज ना हो सके, इसलिए निर्वात का निर्माण किया जाता है, यानी आंसर चालन और संवहन दोनों रुके। और विकिरण का मतलब थर्मस देखे होंगे, इसको पूरे पॉलिश करके चिकना बनाया जाता है। चिकने भाग से रेडिएशन कम होते हैं और रेडिएशन को रोकने के लिए इसको चिकना बनाते हैं, और इसीलिए थर्मस में तीनों विधि से उष्मा के क्षय को रोकते हैं, और इसीलिए थर्मस का पानी देर तक गर्म होता है। बातों पर ध्यान दीजिए फिर से। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनना। अब क्वेश्चन क्या कहेगा, आपको प्रश्न देगा थर्मस की दीवार चमकीला बनाते हैं किस विधि से उष्मा क्षय को रोकने के लिए। जो बच्चा तेज नेटवर्क मानता है रेडिएशन। थर्मस के बीच में निर्वात उत्पन्न करते हैं किस विधि से उष्मा क्षय को रोकने के लिए, आंसर संवहन। थर्मस को कांच का बनाते हैं किस विधि से उष्मा क्षय को रोकने के लिए, आंसर चालन। तो अब हम समझते हैं कि थर्मस से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन देगा, आप एकदम शानदार ढंग से आंसर कर पाओगे। एक क्वेश्चन हम फिर जबरदस्त चल सुन लीजिए पहले एकदम ध्यान से। लाइक अगर 2000 पहुंच गया तो वीडियो रहेगा, अन्यथा फिर वीडियो प्राइवेट करेंगे, पेड कोर्स वाले बच्चे इसे देखें, क्योंकि आप हो और लाइक भी नहीं करोगे तो आपकी तरफ से नॉट एक्शन तो नो रिएक्शन, सीधा सीधा हिसाब किताब। आप अगर एकदम रहते हो मूड बना के कि नहीं सर एकदम आपके साथ है, मैं भी आपके साथ, एक ही दिन सही संडे संडे जरूर रहेंगे और फिर आपका सिस्टम चले। अगर लगेगा कि नहीं इन लोग तो बड़ा देखते भी है, मुफ्त खाने वाले, बस चुपचाप सुना और एक लाइक में भी इनको डर लगता है, श्रम लगता है, तो फिर कोई बात नहीं, हम भी अपना जितना देर पढ़ाना है खुद पढ़ा लेंगे, उसमें कोई कमी नहीं करें। उसके बाद हम भी देखेंगे कि एक्शन कम है, रिएक्शन थोड़ा कम कर देंगे, और कोई बात नहीं। तो चलिए जरा अब देख लेते हैं दो क्वेश्चन और आपको अभी हम करेंगे शेयर। इसमें थोड़ा रेंज बढ़ा के क्वेश्चन चलो। अगले क्वेश्चन को एकदम शानदार ढंग से सुनना है, देखिए कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया, यदि गुरुत्वाकर्षण न हो, यदि गुरुत्वाकर्षण न हो तो किस विधि से उष्मा का संचार नहीं होगा, किस विधि से उष्मा का संचार नहीं होगा। एक क्वेश्चन है चॉइस ए चालन विधि से, चॉइस बी संवहन विधि से, चॉइस सी विकिरण विधि से, और चॉइस डी सभी विधि से। हमने आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप बना देते हो तो इसका मतलब हम समझेंगे कि एकदम पूरे स्टेप आपका सही होगा। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दो, यदि गुरुत्वाकर्षण न हो, यदि गुरुत्वाकर्षण न हो तो किस विधि से संचार नहीं होगा। देखते हैं कितना बढ़िया आप लोग आंसर दे पाते हो, बहुत सुंदर। देखिए कितना बढ़िया आप लोग कंसेप्ट बना पाए। इसी चीज का जरूरत है, अगर एक बार कंसेप्ट बन जाता है राज करोगे राज। थोड़ा भले तुम्हें परेशानी होगी शुरुआत में, लेकिन अचानक लगने लगेगा कि सारे प्रश्न हमसे बनने लगे। कंसेप्ट के स्वाद ही कुछ अलग होते हैं, वन लाइनर के स्वाद अलग है, उसमें अनंत दुनिया में नहीं जाओगे। इसमें तुम अगर कंसेप्ट से एक बार पूरे पढ़ लोगे, मजा आ जाएगा तुमको, किसी एग्जाम का रिजल्ट दे सकते हो। तो चलिए एक बार देखो क्वेश्चन का आंसर हम देख पा रहे हैं, कई बच्चे बहुत सुंदर आंसर दे पा रहे हैं। विकिरण विधि से नहीं होगा, विकिरण विधि से उष्मा क्षय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो विकिरण विधि से कैसे ट्रांसफर होगा। कई बच्चे का डी आंसर भी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, सूर्य का उष्मा पृथ्वी तक पहुंचता है, बीच में कोई आकर्षण नहीं है, यानी विदाउट कोई ग्रेविटेशन के यहां से यहां उष्मा आ सकता है। और इसका मतलब विकिरण जो मारेंगे उनको लट्टू नंबर होगा, और अगर विकिरण नहीं होगा तो सभी भी नहीं होगा। 50-50 हम हटा देते हैं, यानी अब लॉटरी मारो, या तो चालन होगा या संवहन होगा। लॉटरी मारो, सिर्फ दो में कोई एक होगा। एक बार फिर से लॉटरी लगा लो, फिर से लगा लो, बाबा गलती होगा कोई बात नहीं, फिर से लगा लो। अगर गुरुत्वाकर्षण न रहे, सोचो लोहा गर्म करेंगे इधर, इधर गर्म होगा कि नहीं। फिर सोचो पानी गर्म करेंगे तो ऊपर गर्म होगा कि नहीं। बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। यदि ग्रेविटेशन नहीं रहेगा तो ऊपर जो जाएगा नीचे नहीं आएगा, और इसीलिए ग्रेविटेशन न रहे तो संवहन विधि से उष्मा का संचरण नहीं होगा। और जैसा कि हम देखें बिल्कुल कई बच्चे सही जवाब, बहुत सुंदर। एक क्लास और हिट का अगले संडे होगा, और वो अंतिम क्लास होगा, और उसके बाद हिट का सेक्शन कंप्लीट, तब केमिस्ट्री का राउंड शुरू करने जा रहे हैं आप यूट्यूब पर। अभी से तैयार रहिए, एक दोस्त को एकदम तैयार रखिए कि जिसका केमिस्ट्री कमजोर है, घबराओ नहीं, जुट जाना है, बेसिक का अभ्यास करवा देंगे। तब हमारे केमिस्ट्री के जो विद्वान शिक्षक हैं, अप्रोच के साथ फिर जब चलोगे तुम्हें आनंद आ जाएगा। शुरुआत का जो बेस है, जिन बच्चों का एकदम कमजोर है, हमारे साथ बेसिक कुछ दिन एंजॉय कर लो, फिर कहोगे कि हाँ सर केमिस्ट्री से डर भाग गया, फिजिक्स को आप कब का भगा दिए और केमिस्ट्री भी आपका डर भाग जाए। तो चलिए बहुत आभार, आप लोगों ने 2000 से ऊपर लाइक